फूड एंड एनर्जी, इसमें हमने देखना है कि फूड और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, कौन सा फूड जो है वो कितनी अमाउंट में एनर्जी देता है, और जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पर्सन टू पर्सन कैसे वेरी करती हैं, यानी कि किस एज में कितनी एनर्जी चाहिए, किस जेंडर को कितनी, यानी कि सेक्स में भी वेरी करती है एनर्जी, मेल टू फीमेल, और एज में भी एनर्जी वेरी करती है, और उसके अलावा क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हैं जिसमें आपकी एनर्जी जो है वो वेरी करती है। तो फूड और एनर्जी में हमने सबसे पहले देखते हैं कि फूड ऐसी कौन सी है जो हमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देती है। तो एनर्जी को जो मेजर करने का यूनिट है वो कैलोरी है। तो जो कैलोरी है, अगर हम उसकी बात करें तो 4.1 किलो कैलोरी मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट जब हम 1 ग्राम जो है उसको कंज्यूम करते हैं। और अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो वो हमें 9.6 कैलोरीज दे रही है। तो इसका मतलब है कि फैट्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत डबल अमाउंट में हमें देते हैं। तो ये बात नोटेबल है, और हम खुद भी फील करते हैं जब कोई हम फैटी फूड खाते हैं या कोई तली हुई, तो वो हमें ज़्यादा देर तक एनर्जी प्रोवाइड करती है, हमें लगता है कि हमें काफ़ी फुल हैं और काफ़ी देर बाद भूख लगती है। लेकिन वही अगर हमने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वाली कोई चीज़ खाई है तो वो बहुत जल्दी हजम हो जाती है और वो हमें एनर्जी भी कम अमाउंट में देती है। तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी हमें मिलती है, फूड की बात करें तो जो हमें एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से वो कम है वो लेस है, और फैट्स में ज्यादा है। ये मैंने साइंस से शो किया है, यानी कि और फैट्स तो तकरीबन डबल अमाउंट में एनर्जी देते हैं। आपकी बुक में मेंशन है ना, इसकी 4.1 है और इसकी 9 पॉइंट। तो ये एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये पक्का एमसीक्यू है, मैं लिख भी देती हूँ कि ये एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स हैं उनके अंदर जो एनर्जी का रिलेशनशिप है या उनका जो कंपैरिजन है वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस की कि जो एनर्जी को मेजर करने का यूनिट है वो कैलोरी है। अब हमने देखा कि फूड जो हम खाते हैं वो हमारे सारे जितने भी हमारी डेली लाइफ की रूटीन में काम करते हैं उनके लिए ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। तो रीजन टू रीजन, एरिया और जो है एज में वो वेरी करती है। अब छोटे बच्चों की बात करें तो 1 से जो 3 साल का बच्चा है उससे 1200 किलो कैलोरीज, ये आपकी बुक में टेबल बना हुआ है लेकिन फिर भी मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। 1 से जो 3 साल का बच्चा है उसको 1200 किलो कैलोरीज चाहिए एक दिन में। अब 1 से जो 3 साल का बच्चा है वो फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा तो नहीं करता, यानी कि कोई उसे पढ़ने का नहीं कहा जा रहा, वो कोई सोच नहीं रहा कुछ, तो वो थोड़ा वो जो खेलता कूदता है, लेकिन उसको इतनी अमाउंट में एनर्जी इसलिए चाहिए क्योंकि उसकी बॉडी डिवेलप कर रही है, उसकी बोन की फॉर्मेशन हो रही है, उसकी मसल डेवलपमेंट हो रही है, उसने ग्रो करना है, तो इसीलिए उसको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। अब 4 से 6 साल की उम्र में बच्चे को चाहिए, आप देखें वो बढ़ती जा रही है, 1600 यानी कि 1600 किलो कैलोरीज एनर्जी उसको चाहिए। अब 4 से 6 साल की उम्र की जो होती है वो ये होती है कि बच्चे की स्टडी भी स्टार्ट हो गई होती है, उसको बाकायदा एक डिसिप्लिन के साथ चलाया जा रहा होता है, और उस टाइम पे उसकी ग्रोथ भी हो रही होती है, उसकी कुछ एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स वगैरह वो भी डेवलप हो रहे होते हैं। 7 से 9 जो है उसमें हमें 2000, और 10 से 12 जो है वो 2500। अब जो 10 से 12 का टाइम है ना, जब बच्चा 12 की एज को पहुंच रहा होता है तो उसके अंदर थोड़े थोड़े जो है वो इस तरह के करेक्टर्स जो उसने उसकी जेंडर को डिफाइन करना है वो भी डेवलप हो रहे होते हैं, यानी कि उसने ग्रो भी करना है, और जो अडोलेसेंस के जो भी फैक्टर्स हैं जो उस पर आ रहे हैं उसको भी उसने कम्पीट करना है। तो देखें एज जैसे जैसे बढ़ती जा रही है एनर्जी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती जा रही है। और इवन कि यहाँ पे कंपैरिजन करें कि वुमेन हु डू नॉट वर्क, यानी कि वो औरतें जो काम नहीं करती, उनसे ज़्यादा एनर्जी उस बच्चे को चाहिए जो 12 साल का, और एक अडल्ट औरत जो कि ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती, घर में बैठी है या वो कोई काम ऐसा नहीं कर रही, फिजिकल हार्ड काम नहीं कर रही, तो उसको देखें सिर्फ 2090 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो डेवलप हो चुकी है, उसकी बॉडी की फॉर्मेशन हो चुकी है, बोन मसल डेवलपमेंट सब कंप्लीट है, तो उसको ग्रोथ के लिए या उसके लिए तो नहीं चाहिए, उसको तो बस अपनी बॉडी के जो बेसिक मेटाबॉलिज्म है उनको रन करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उन सब के लिए जो प्रॉपर एनर्जी चाहिए उसकी ज़रूरत है। उसके अलावा जो खवातीन काम करती हैं, वुमेन हु डू वर्क, उनको चाहिए 3000 किलो कैलोरी,
यानी कि 3000 किलो कैलोरीज एनर्जी उनको चाहिए, काफ़ी हाई अमाउंट है। अगर हम इससे इसका कंपैरिजन करें तकरीबन 1000 का फ़र्क है। तो वो ख़वातीन जो बहुत हार्ड काम करती हैं फिजिकल, चाहे वो घर के काम हैं या कहीं भी बाहर भी जाके कोई काम करती हैं, तो उनको ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए काफ़ी। और अगर मेल्स की बात करते हैं तो देखिए मेन जो काम नहीं करते उन्हें 3400 और जो काम करते हैं उनको 4500। इतने ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है मेल और जो फीमेल हैं उनकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसमें। अब ऐसा यूं है कि जो मेल्स के बेसिक सिस्टम हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। मेल्स के आप कह सकते हैं मसल स्ट्रेंथ या जो उनकी सारी बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन करती हैं, यानी कि ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती हैं। एक मेल है उनकी बॉडी हाइट विड्थ ज़्यादा होती है फीमेल की निस्बत, और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी ज़्यादा हैं। उनकी बॉडी के जो बेसिक फंक्शंस हैं जिसको वो लीड करते हैं, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें उसके अंदर भी एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट है ऑल टाइम। जो है वो अगर बॉडी में फॉर्मेशन हो रही हैं चीज़ों की तो इसीलिए मेल्स को ज़्यादा चाहिए। उसके अलावा वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं या जो लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं उनको भी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अब प्रेगनेंसी में ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो अपने अलावा उनको नया जो ऑफस्प्रिंग है जो यंग वन है उसको भी नरिश करना होता है, उसको भी डाइट देनी होती है, तो उसके लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ, क्योंकि वो एक नई बॉडी को ग्रो कर रहे हैं, उनकी मसल बोन फॉर्मेशन ईच एंड एवरीथिंग, तो सारी एनर्जी उसने अपनी मदर की बॉडी से लेनी, तो उसकी डाइट तकरीबन डबल हो जानी चाहिए। और इसके अलावा जो लैक्टेटिंग फीमेल्स हैं यानी कि जो जिनके जो यंग वंस होते हैं वो ब्रेस्ट फीड लेते हैं, तो उनके लिए भी चाहिए कि उनको भी एनर्जी की ज़्यादा अमाउंट चाहिए। जूस का यूज़ करें, वेजिटेबल्स का ज़्यादा यूज़ करें, ऐसी चीज़ें जो क्विक एनर्जी पर जो है वो देती हैं। उसके अलावा ये तो हमने एक ये हर टेबल आपकी बुक में भी दिया गया और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये एमसीक्यू के हवाले से जो है आपका टेबल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो तकरीबन 7 से 8 तो दी हुई हैं वैल्यूज, आप इनको इजीली याद कर सकते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि क्लाइमेट्स में, यानी कि अगर मैं बात करती हूँ कि रीजन टू रीजन भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। क्यों हैं? अब आप खुद सोचें कि किस एरिया में रहने वाले लोगों को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो वहाँ के बच्चे हैं, मेल हैं, फीमेल हैं। एक और बात लास्ट में डिस्कस नहीं की कि जो थोड़ी ओल्ड एज के लोग होते हैं उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है एज कम्पेयर टू यंग वंस और वो जो आपके अडल्ट हैं उनसे, क्योंकि उनकी बेसिक जो है एनर्जी इतनी ही है जितनी उनको अपने मेटाबॉलिज्म्स को रन करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो अब हम कहते हैं हॉट क्लाइमेट की बात करते हैं, और हॉट एरियाज में रहने वाले और जो कोल्ड एरिया में रहने वाले लोग हैं, ठंडे इलाकों में रहने वाले, उनका कंपैरिजन करें तो अगर आप देखें जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जैसे यूरोप है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, कनाडा में पड़ती है, या इस तरह के जो भी इलाके हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, वहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर आपको पता है, ये मैंने बार बार डिस्कस की, आपको याद भी होना चाहिए कि बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, और इसी को मेंटेन रखा जाता है। इससे ज़रा भी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, यानी कि कम या ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉजिंग है। तो इसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ठंडे इलाके में रहने वाले लोग हैं वो इस तरह की डाइट लेते हैं, या उन्हें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए क्योंकि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है। वो अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं गर्म इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, तो उनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू ठंडे इलाके में रहने वाले लोगों की निस्बत कम है, क्योंकि वो कह सकते हैं कि उनको ज़्यादा अपनी टेम्परेचर रेगुलेशन जो है वो उनकी वाटर के थ्रू हो रही होती है। मैंने ये बात पहले भी डिस्कस की थी, जो पानी है वो आपके बॉडी का टेम्परेचर ऐसे मेंटेन करता है कि पसीना आता है, इवेपोरेशन होती है और कूलिंग कॉज हो जाती है, जिसे हम कहते हैं इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, तो वो हो जाती है। तो हॉट एरियाज में रहने वाले लोगों की एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, और जो सर्द इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो ये हमने कंपेरिजन पढ़ा है कि एनर्जी और फूड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वेरी करती हैं, यानी कि एज में भी वेरी करती हैं, क्लाइमेटिक रीजन्स में भी वेरी करती हैं, और उसके अलावा जो आपकी जेंडर है उनमें भी वेरी करती हैं। और ये हमने बड़ा जो है एग्जैक्ट डिफरेंस देखा, हमने ये स्पेशल पॉइंट डिस्कस किया। आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये भी डिस्कस करना जब आप लिखें फीमेल्स को, तो ये फीमेल्स की एज कम्पेयर टू मेल्स कम है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस जो हैं, यानी कि लैक्टेटिंग फीमेल्स या प्रेग्नेंट फीमेल्स, उनके लिए जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हो रहे हैं। और जो उसके अलावा हमारे पास
हॉट क्लाइमेट और कोल्ड क्लाइमेट को हमने डिस्कस किया, बच्चों में खासकर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट एक्सीड करती जाती है, और एक पॉइंट आता है कि उनकी जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो फीमेल की, जो अडल्ट फीमेल है उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो भी हमने पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा है, बहुत ईजी सा है। आप इसको एमसीक्यू के हवाले से ज़रा ज़्यादा गौर से पढ़ें। इसके अंदर जो खासकर फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का कंपैरिजन दिया गया है वो भी एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर बहुत अच्छा समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।